सर्वेभ्यो नमो नमः। कक्षा में उपस्थित सभी सदस्यों का आदर सहित अभिवादन एवं स्वागत। भी सभी सदस्य अपने अपने इष्ट देव का ध्यान करें। माता गायत्री के मंत्रों का एक बार उच्चारण अवश्य कर ले। साथ ही अपने प्रेरणा के स्रोत एवं अपने गुरुजनों को अंतर्मन से अभिवादन कर ले। हम लोग के द्वारा नियमित कुंडली फलादेश पर आधारित कक्षा आयोजित की जाती है एवं मेरे द्वारा बहुत ही जल्द पूर्ण प्रारंभिक स्तर से लेकर फलादेश तक की कक्षा आयोजित की जाएगी। यदि उस कक्षा में भी आप शामिल होना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिख रहे नंबर पर आप व्हाट्सएप पर कक्षा में कंटिन्यू हो सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। अभी का विषय वस्तु है कि शादी का रिश्ता किसके माध्यम से आ सकता है। यदि कोई कक्षा में नया है और प्रतिदिन की कक्षा में शामिल होना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिख रहे नंबर पर व्हाट्सएप पर कक्षा में कंटिन्यू हो सकते हैं। इससे पहले अभी से पूर्व में हम लोगों ने यह पढ़ा है कि विवाह किस दिशा में होने की संभावना बन सकता है। उसके वीडियो का भी लिंक हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया, वहां से भी देख सकते हैं। हमारे द्वारा बहुत ही जल्द पूर्ण बेसिक से लेकर फलादेश तक की कक्षा भी शुरू होने वाली है। यदि उस कक्षा में आप शामिल होना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने अपने व्हाट्सएप का समूह का लिंक दे दिया, वहां से भी आप शामिल हो सकते हैं। अब इसके लिए जो प्रश्न यहाँ पर है, इस प्रश्न को समझने के लिए आवश्यक विषय वस्तु क्या है? बहुत ही आसान है। हमें अपनी कुंडली को खोलना है। यदि कुंडली है तो ठीक है, नहीं तो कुंडली किसी भी सॉफ्टवेयर से बना सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। आज के जमाना तो सॉफ्टवेयर का है, या किसी पंडित जी से भी बनवा सकते हैं। तो सबसे पहला सूत्र है कि सातवें भाव के स्वामी को पहचाने। कुंडली का सातवां भाव, यह जो नीचे में जो पूर्ण वर्गाकार भाव है, घर है, इसे ही सातवां भाव कहा जाता है। सातवें भाव में 1 से लेकर 12 तक की कोई ना कोई एक गिनती अवश्य होगी। वह गिनतियां नहीं होती, वह राशियों के द्योतक होते हैं। अब मान लिया जाए कि यहीं पे 7 है, तो 7 नंबर की यह गिनती नहीं है, यह तुला राशि है। तो जो यहाँ 7वें भाव में जो गिनती लिखी गई है, इस गिनती को हम पहचानेंगे और यहाँ पर देख लेंगे कि यह 7 नंबर कहाँ है। तो 7 नंबर यहाँ पर है। इसका मतलब हुआ कि 7 नंबर राशि के स्वामी शुक्रदेव हो गए। यदि यहाँ पर 1 है तो 1 नंबर राशि के स्वामी मंगल देव हो गए। ऐसे हम लोगों को समझना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग क्या कर लेंगे, 7वें भाव के स्वामी को हम लोग पहचान लेंगे। और अगर यहीं पे 7 नंबर की राशि है, फिर देखेंगे कि शुक्रदेव कहाँ है। अगर शुक्रदेव यहाँ पर है, इस भाव में है, तो इसे प्रथम भाव कहा जाता है, इसे लग्न भाव कहा जाता है। अगर 7वें भाव का स्वामी अगर लग्न भाव में है, तो व्यक्ति के शादी के लिए रिश्ता किसके माध्यम से आएगा? तो व्यक्ति के निजी गुणों से प्रभावित होकर, व्यक्ति के निजी गुणों से प्रभावित होकर उसके लिए रिश्ते आते हैं। यदि 7वें भाव का स्वामी लग्न में ही है, तो व्यक्ति के अपने निजी गुणों को विकास करना चाहिए, विकसित करना चाहिए, अच्छा बनाना चाहिए, जिससे लोग प्रभावित हो और शादी के रिश्ते आए। अगर यही 7वें भाव के स्वामी अगर दूसरे भाव में होते हैं, तो दूसरा भाव हमारे कुटुंबी जनों का होता है। दूसरा भाव हमारे कुटुंबी जनों का होता है। यह जान पहचान के व्यक्तियों का होता है, खास रिश्तेदारों का होता है। तो शादी विवाह जो है, किसके माध्यम से रिश्ता आएगा? किसी जान पहचान के व्यक्ति के द्वारा आएगा, कि किसी खास रिश्तेदार के द्वारा सुझाए गए स्थिति के आधार पर आ सकता है। या धन संचय, या व्यक्ति कमा रहा हो और काफी अपने कमाई से कुछ धन अर्जन कर लिया हो, उस बात के गुणों को आधार मानकर भी शादी के रिश्ते आ सकते हैं। यदि यही 7वें भाव का स्वामी यदि तीसरे भाव में हो, तो तीसरा भाव क्या है? तीसरा भाव अपने उम्र से छोटे का है। यानी कि जो हमसे उम्र हमारे जान पहचान का हो, रिश्ते में भाई भी लगने वाला हो। ये वाली बात नहीं है कि जिसके छोटे भाई नहीं है उसके कोई छोटे नहीं होते हैं। मुंह बोला छोटा भाई बहुत हो जाता है। मुंह बोला छोटा भाई होते हैं गुरुजी। हो जाते हैं। यानी कि हमारे उम्र से छोटे, या
जो हमारे सेवादार हैं, नौकर भी कह सकते हैं, या हमारे कार्यों में मदद करते हैं, उनके माध्यम से रिश्ते आने की संभावनाओं में बल मिलता है। अगर यहीं सातवें भाव के स्वामी अगर चौथे भाव में हो जाएं, तो चौथा भाव माता का होता है। तो हमारे माँ के ही वजह से, यानी कि उनके ही सुझाव, अगर उन्हीं के माध्यम से कोई सुझाव रिश्ता आया, अगर यहीं पांचवें भाव में अगर सातवें भाव के स्वामी हो, तो पांचवा भाव विद्या का है, पढ़ाई का है, बुद्धिमता का है। तो हमारे बुद्धिमता पढ़ाई के आधार पर, या पांचवा भाव पढ़ाई का है तो हमारे क्लासमेट के सहयोग से भी, या पांचवा भाव प्रेम का भी है तो प्रेम विवाह भी हो सकता है। अगर यहीं छठे भाव में हो, अगर सातवें भाव के स्वामी अगर बैठे हुए हों, तो मामा या मामा के यहाँ से शादी होने की संभावनाओं पर बल मिलता है। अगर सातवें भाव का स्वामी अगर सातवें भाव में ही है, तो हम ऐसे कह सकते हैं कि हमारे हम उम्र के, अगर लड़का है तो हमारे हम उम्र के विरोधी लिंग यानी लड़की, या लड़की है तो उसके हम उम्र के लड़के के द्वारा रिश्ते सुझाए जाते हैं। यदि आठवें भाव में है सातवें का स्वामी, तो अब रिश्ता कहाँ से आएगा इसका कोई ठिकाना नहीं, लेकिन जब भी हो जाएगा, जल्दी जल्दी में हो जाएगा, अचानक से शादी हो जाएगा। आठवें भाव में यदि सातवें भाव के स्वामी हैं, तो रिश्ता का माध्यम कौन होगा कुछ नहीं कहा जा सकता, परंतु आनन फानन में जल्दी जल्दी शादी होने की संभावना बन जाता है, अचानक ही, और दूर से रिश्ते आते हैं। और रिश्ते लेकर ऐसा आता है जिससे पहले से बातचीत नहीं हुई होती, कि हाँ भाई शादी वादी की बात है। अगर यहीं सातवें भाव के स्वामी अगर नवम भाव में होते हैं, तो नवम भाव क्या है? नवम भाव हमारे गुरुजनों का है, हमारे पिता का है। तो हमारे शिक्षक, हमारे पिता, हमारे गुरुजनों के माध्यम से ही बात आगे बढ़ती है। अगर यहीं सातवें भाव के स्वामी अगर दसम भाव में होते हैं, तो व्यक्ति जहाँ काम करता है, वहाँ के सहयोगी, या यदि नौकरी वगैरह हो गया तो उसके प्रभाव के कारण शादी होने की संभावना बनती है। अगर यहीं यहाँ पर हो तो 11वां भाव बड़े भाई क्या है? बड़े भाई के सुझाव, या हमारे उम्र से अधिक उम्र का जो मुंह बोला बड़ा भाई हो, मित्र हो, उसके सुझाव के आधार। तो अभी तक जो हम लोगों ने लगन से लेकर या 11वें भाव तक का चर्चा किया, तो संबंधित भाव के गुण धर्मों को आधार मानकर ही शादी के रिश्ते के माध्यम बनते हैं। आप लोग कक्षा में जितने सदस्य हैं, कृपया आप लोग एक आध व्यक्ति यह बोले कि यदि आपके सातवें भाव के स्वामी दूसरे भाव से लेकर 11वें भाव के बीच में है, और जो चर्चा हम लोगों ने किया, क्या यह सूत्र आप पर लागू होता है या नहीं होता है, आप सबों मुझ पर? पर लागू होता है गुरुदेव। चलिए, अच्छी बात है। तो ठीक यही बातें जो होती है, अगर 12वां भाव हो, तो जिस प्रकार दूसरे से लेकर 11वें भाव तक के गुण धर्मों का हम लोगों ने उपयोग किया, आप लोग भी अपने विवेक पर कम से कम एक भाव के लिए गुण धर्मों को करें। कुछ बात और होता है, अगर सप्तमेश दूसरे भाव में हो, या चाहे जिस भाव में हो, और वह भाव पीड़ित हो, अगर सप्तमेश जिस भाव में हो और वह पीड़ित हो, क्या हो? पीड़ित हो। पीड़ित हो, पापाग्रह से प्रभाव में हो, या सूर्य, मंगल, शनि, राहु,
या केतु से पीड़ित हो तो हम लोगों को नवमांश कुंडली भी देखना चाहिए। हम लोगों को क्या देखना चाहिए? नवमांस। नवमांश कुंडली को देखना चाहिए। अगर नवमांश कुंडली के लग्न को देखेंगे कि कौन सी लग्न है, तो नवमांश कुंडली में मान लिया जाए कि 4 नंबर की राशि है, तो वह लग्न कुंडली में देखेंगे कि 4 नंबर राशि कहाँ है। लग्न कुंडली में देखेंगे 4 4 नंबर नंबर राशि। कहाँ है। तो 4 नंबर की राशि लग्न कुंडली में जहां होगी, अगर मान लीजिए कि यहां पर है, तो दसम भाव में जो गुण धर्म बतलाए गए उसके आधार पर कर लेंगे हम लोग, चाहे सप्तमेश कहीं की, यानी कि व्यक्ति की नौकरी वोकरी के प्रभाव के कारण या नौकरी जहां पे कर रहा है वहां के सहयोगी जनों के कारण भी शादी हो सकती है। यानी कि दोनों कायदों को हम लोग समन्वय मिलाएंगे। यानी कि शुक्र कुंडली के 7वें भाव का स्वामी कुंडली के किस भाव में है, एक, और दूसरा नवमांश कुंडली का लग्न में जो राशि है वह राशि लग्न कुंडली में किस भाव में है, उसको दोनों को तारतम्य में मिलाकर हम लोग अपने सुझाव सलाह देंगे। देने का प्रयास करें। तो आशा करते हैं कि आज की विषय वस्तु आप लोगों को पूर्ण रूप से समझ में आया होगा। और आज की कक्षा कैसी लगी आप लोग कृपया समूह में लिख सकते हैं, और कल किस विषय वस्तु पर कक्षा आयोजित की जाए यह भी आप लोग समूह में अवश्य लिखें।